अदिति त्यागी हूँ और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से और उन्हें किसी तरह की वैसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि 38 पैटेंट्स सिलिकॉन वैली में उनके नाम हैं। तो सोचिए ज़रा 1-2 नहीं 38 पेटेंट्स। इसके अलावा आप उन्हें जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी जानते हैं और ऑथर के तौर पर भी उन्हें किसी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ श्री अय्यर सर हैं। बहुत-बहुत स्वागत है श्री अय्यर सर मेरे साथ इस ब्रॉडकास्ट को जॉइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आदित्य जी, आपको और आपके दर्शकों को। मेरा ये सौभाग्य है कि आपने मुझे आपके चैनल में बुलाया है। थैंक यू सर एंड आई ऑल्सो फील वेरी ऑनर्ड कि आप आए हैं और मेरे दर्शकों को आपसे बात करने का, आपको सुनने और समझने का मौका मिलेगा। और मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें और इस चैनल को अपने सोशल मीडिया और सोशल सर्कल्स के माध्यम से भी शेयर करें। तो श्री अय्यर सर, पूरा इस समय जो एक्शन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस वक्त केंद्रित दिखाई देता है, फोकस दिखाई देता है, ये देखते हुए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत पोम्प और सिंबलिज्म की बातें हो रही हैं कि पहली बार इस तरह से स्टेट ऑनर के साथ बुलाया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। जो इंडियंस आपको घर बैठकर या दुनिया में कहीं भी सुन रहे हैं, आप खुद यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद हैं, उन्हें इस विजिट को कैसे देखना चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है, इसलिए कि अभी देखिए यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को चाइना के पंजों से बाहर निकलकर और कहीं अपना जो टेक्निकल रिसोर्सेस हैं उसको बांटने की कोशिश कर रहा है। इसमें वियतनाम को भी काफी इंडस्ट्रीज गए हैं, लेकिन उसको जो स्ट्रेटेजिक चाहिए, यानी कि डिफेंस के जो टेक्नोलॉजी हो या ऐसे कुछ चीज हो, तो वो चीज वो वियतनाम को देना नहीं चाहता, क्योंकि शायद वियतनाम भी एक कम्युनिस्ट देश है। तो और उनको ये भी याद रहेगा मन के पीछे कि कहीं वो तो चाइना के नेबर हैं, तो चाइना आसानी से टैंक्स को ले आ सकता है अंदर। तो शायद इसीलिए सोच रहे हैं कि शायद ये जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, डिफेंस के जो वर्किंग अरेंजमेंट वो काम करना चाहता है, वो भारत के साथ काम करें। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील बन रहा है, जिसके बारे में मैं बात करता हूं जब भी आप मुझे पूछेंगे तो। सर, तो जो आप इम्पोर्टेंट डील का जिक्र कर रहे हैं, आप उस डील के बारे में बताएं। और दूसरा, मैं क्योंकि आपने चाइना का भी जिक्र किया, चाइना के चंगुल से यूएस आजाद होना चाहता है, आपने उसका भी जिक्र किया। तो एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ये भी है और उस पर मैं आपके थॉट्स चाहती हूँ कि हर कंट्री, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही नहीं, हर कंट्री, हर देश अपना फायदा चाहता है इस दुनिया में। अमेरिका जाहिर तौर पर नहीं चाहेगा कि इंडिया और चाइना पावरफुल बने या उसके लिए एक कंपटीशन बन जाए। ऐसे में कई लोग ये भी कहते हैं कि वो इंडिया का इस्तेमाल चाइना को बैलेंस करने के लिए कर रहा है। क्या आप इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को, इससे इत्तेफाक रखते हैं, अग्री करते हैं, या आपको लगता है कि देयर इज मोर टू इंडो यूएस रिलेशनशिप नाउ? नहीं, मैं समझता हूं कि चीन जो है, आप चीन की जो मिलिट्री फिलॉसफी होती है उसे हमें समझना चाहिए। ये इनकी जो फिलॉसफी होती है, ये बिल्कुल द आर्ट ऑफ वॉर, द आर्ट ऑफ वॉर, ये किताब है सुन त्जू की, SUNTSU। तो ये कहते हैं कि आप कभी भी, कोई भी अगर आप आक्रमण करेंगे तो उसमें एक बूंद खून भी ना बहाए, उसको जीतना है। तो इसी की एक कोशिश रहती है हमेशा चाइना को। ये तो एक है उनका पिलर। दूसरा पिलर ये है कि वो कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं और बिजनेस भी, कॉमर्स भी करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉमर्स एट द सेम टाइम। अब ये देखिए क्या कर रहा है चाइना, भारत को एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत के अब यहाँ वहां काट रहा है। या तो अरुणाचल प्रदेश हो या मणिपुर हो, या आपको एक नई थिएटर खुली है, वो श्रीलंका से खुली है। श्रीलंका में माना जाता है कि चीन ने अपने पैसों के लगाकर वहां के बुद्धिस्ट को भड़काया है और वे जाकर भारत के, यानी हिंदू के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये हमारा जमीन है, यहाँ पर बौद्ध का ये था। यानी क्या है कि बैकडेट कर रहे हैं हिस्ट्री को, आप अगर समझ सकते हैं तो इस तरह की एक नई वहां पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है। तो इस तरह की, तो ये इन चीजों को करने के लिए चीन को ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है,
कहीं कुछ राइफल्स फेंक दिए तो वो अराकान आर्मी जो है वो आती है और वो कहती है कि हम कुकी हैं, और कुकी बनकर मेइटे को मारती है, और मेइटे वाले भड़क जाते हैं, वे वापस जाकर उनको मारते हैं। इनको सिर्फ बहाना चाहिए था कि किसी ना किसी तरह से मणिपुर में भी कुछ करे। अब कॉन्फ्लिक्ट जोन्स कहाँ-कहाँ हैं? अरुणाचल में है, लद्दाख में है, वेस्टर्न बॉर्डर में पीओके में भी माना जाता है कि चीन ने काफ़ी रिसोर्सेस लगाए हैं, अब श्रीलंका। तो भारत के अतराफ ये लोग कुछ ना कुछ मिसचीफ कर रहे हैं। तो ये एक इनकी एक स्ट्रैटेजी बनी है, और इसके साथ-साथ वो भारत को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो भारत ने सोचा है कि 2 साल पहले कि हम बिल्कुल आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन ये आत्मनिर्भरता जो है ना, ये स्विच नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि एक स्विच दबाया कि हाँ, आज से हम आत्मनिर्भर बन गए, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि अब आज भी मैं कह रहा हूं, आपके पटाखे चाइना से आते हैं, आपके जो गणेश चतुर्थी के लिए हम विसर्जन करते हैं, वो भी वहां से आते हैं। हमने वो छोटे छोटे चीज भी करना बंद कर दिया, क्योंकि वहां से जो आ रहा था उससे वो सस्ता था। तो अब आत्मनिर्भरता हमको करना है तो 2 चीज करना है। पहले कि जो हमारे पास था उसको मैन्युफैक्चर री इन्वेंट करना है, और दूसरा चीज उसको कम पैसों में बनाना है, यानी कि एफिशिएंसी को बढ़ाना है। तो ये सब इतनी आसानी से बनेंगे नहीं। तो भारत की ये पूरी कोशिश रही है कि उसकी जो रेट ऑफ इंपोर्ट्स थी चाइना से, इसका रेट को कम करते जाओ और 0 पर लाओ, उसके बाद आत्मनिर्भर बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए टाइम होगा। तो ये चाइना के साथ है। अब मैं अगर आपके परमिशन से मैं अगर अमेरिका के बारे में बात करूं तो ठीक है, और या आपको कुछ क्वेश्चंस हैं? नहीं, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो अब इसमें क्या हुआ, भारत को आत्मनिर्भरता, ये देखिए, हमको हर चीज को एक आत्मनिर्भरता के लेंस से ही देखना है। क्योंकि भारत अगर विश्व गुरु बनना चाहता है, और एक चीज और भारत ने बहुत ही अच्छी चीज की, वो कि वैक्सीन हर देश को मुफ्त में दिए थे। चाहे एक वैक्सीन हो या 1000 वैक्सीन हो। उसने जब ये कोविड की जो सेकेंड फेज फैली थी, तो भारत ने तुरंत मेरा मानना है कि शायद 150 देशों को बांटा था। तो इससे क्या हुआ, भारत की एक प्रेस्टीज जो है बहुत बड़ी है। तो लेकिन और ये लोग भी जानते हैं कि जब वैक्सीन भारत ने दिया था तो उसके साथ उसके लिए पैसे नहीं लिए थे भारत ने, सिर्फ ये दिया है देखिए आपके जनता को, देखिए क्या काम कर रहा है या नहीं। अब उसका हार्वेस्टिंग होगा, यानी कि वो लोग आएंगे और ऑर्डर्स देंगे वगैरह वगैरह। तो भारत हमेशा एक शांतिजीवी देश रहा है। वो कभी किसी को जाकर छेड़ता नहीं है, आर्मी के माध्यम से कह रहा हूं। तो अब क्या हुआ, भारत को एक बहुत ही बड़ी एक रिक्वायरमेंट आई, वो की एयरक्राफ्ट की इंजन। इस पर मैं 2 मिनट बीतना एक्सपैंड करना चाहता हूं, क्योंकि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। प्लीज। हाँ, तो अब देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट इंजन जो है, ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। अगर इंजन नहीं है तो आप हवाई जहाज नहीं चला सकते। तो इंजन टेक्नोलॉजी जो है बहुत कम लोगों के पास है। रूस के पास है, यूके इंग्लैंड में है, और अमेरिका में है। चीन के पास भी नहीं है, चीन भी रूस से ही जाकर लेता है। तो भारत रूस से ले रहा था, लेकिन आजकल क्या हुआ आप देख रहे होंगे, मिग 21 यहाँ वहां बहुत क्रैशेस हो रहे हैं, सुखोई भी है, क्रैशेस हो रहे हैं। ये इसीलिए कि ये बहुत ही ओल्ड हो गया है इक्विपमेंट, 20, 25, 30 साल का हो गया है। तो अब आपको पुनरुद्धारण करना पड़ेगा कि फिर से आपको अपने फाइटिंग एयरफोर्स को फिर से आपको ले आना पड़ेगा, री इन्वेंट करना पड़ेगा, या रिफर्बिशिंग हो गया है, अब फिर रिकंस्ट्रक्ट, और आई एम लुकिंग फॉर द वर्ड इन्वेंट्री, फिर से आपको बढ़ाना है, यू हैव टू गो बैक। तो इसके लिए क्या किया, राफेल ने खरीदे, भारत ने राफेल खरीदे। लेकिन राफेल की जो एक खूबी है, वो उसकी एक उसमें आप मिसाइल्स भी लगा सकते हैं। लेकिन भारत के लिए जो लाइट एयरक्राफ्ट है, वो भारत ने खुद बनाया, जिसका नाम है तेजस। ये तो जानते हैं आप, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं उसको। तो इसके अंदर भारत अब कोशिश कर रहा है कि क्यों ना हम रूस के एयरक्राफ्ट इंजन के बदले में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक
जो एक बड़ी कंपनी है, उसने एक पुराना कंपनी जो था प्रैट एंड विटनी, वो एक एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर था, उसको उसने खरीदा है। तो अब जीई के साथ एक डील बना रहा है भारत कि हम वो टेक्नोलॉजी को यहाँ ले आएंगे और हम प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें एक छोटी सी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन, यानी कि क्या भारत को आ रहा है, उसका एक प्रश्न उठ खड़ा होता है। तो उसके बारे में मैं सिर्फ 1 मिनट का मैं आपको एक्सप्लेन देता हूं, क्योंकि हमको थोड़ी सी गहराई के अंदर जाना है कि क्यों ये महत्वपूर्ण है। अब भारत मैन्युफैक्चर करेगा 70% या 78% ऑफ द इंजन, पूरा नहीं कर रहा है। ये जो बाकी 22% क्या बचा है, वो समझिए उसका वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं क्रिस्टल ब्लेड। क्रिस्टल ब्लेड, क्रिस्टल ब्लेड क्या होता है? अब देखिए, ये सब इंजन जो होते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी है जेट इंजन, प्रोपेलर नहीं, जेट इंजन। प्रोपेलर का अर्थ था वो पंख रेखा फिरेगा। अब जेट वो नहीं है। जेट में क्या है, वो अंदर खींचता है हवा को, और अब जब वो जोर से हवा खींचेगा तो जहाज सामने जाएगा, आगे जाएगा। तो ये जेट इंजन टेक्नोलॉजी के बेसिस पर चला रहा है। तो इसमें क्या है, ये क्रिस्टल ब्लेड एक नई एक टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही अच्छी है। क्यों अच्छी है? अब अगर आपको और तेजी से आपकी हवाई जहाज को चलाना चाहते हैं, तो आपको ये इंजन को और तेजी से घुमाना पड़ेगा। इंजन को अगर आप तेजी से इंजन को घुमाएंगे तो उसकी जो हीट जनरेशन जो होती है बहुत बढ़ती जाती है। अब इसके जो ब्लेड्स होते हैं जो घुमाने की, जब तो उस पर बहुत ही ज्यादा हीट आता है, क्योंकि वो खींच रहे हैं ना हवा को फ्रिक्शन से। तो तब क्या होता है कि करीब करीब 2300 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी गर्मी होती है वहां पर। तो इतनी गर्मी में क्या होता है, ये ब्लेड्स खुद वार्प हो जाते हैं, यानी कि वो डैमेज हो जाते हैं। तो उससे क्या फलस्वरूप क्या होता है कि आपको कॉन्स्टेंटली इसको मेंटेन करना पड़ेगा। वो इंजन निकालो, दूसरा इंजन डालो, या ब्लेड को चेंज करो। तो इस चीज को क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी के साथ सहायता से यूएस ने एक नया एक टेक्नोलॉजी किया है, जो जिसके सहारे वो 25,000 घंटे एक इंजन से चला सकते हैं। ये बहुत ही नया एक बड़ा एक लीप फ्रॉग है। 25,000 घंटे अगर आप मानेंगे तो हवाई जहाज जब हवा में रहती है तो 1 घंटा बहुत ज्यादा है भारत के लिए, क्योंकि या तो पाकिस्तान तो बहुत ही नजदीक है, चाइना भी बहुत ही नजदीक है। तो अब तो 2500 फ्लाइट्स कर सकता है बिना सर्विसिंग के। तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिल रहा है, आज नहीं मिल रहा है। पर मेरा ये मानना है कि अब जब ये बाकी सब बनेगा और हल्के हल्के धीरे धीरे ये बनेगा, तो ये शायद भारत को आएगा। इसके अतराफ देखिए, F-16 एयरक्राफ्ट जो है वो भी इसी टेक्नोलॉजी को अपनाती है। तो भारत को हो सकता है कि एक ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरर, सेकंड सप्लायर ऑफ F-16 बनने की प्रोबेबिलिटी है। ये अच्छी चीज है, क्योंकि हर देश, यानी कि आप देखो अफ्रीकन देश देखिए या साउथ ईस्ट एशियन देश देखिए, हर देश को इसकी जरूरत है। और अब यूएस जो है F-16 जो जाकर F-35 को आ गया है। F-16 बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है, 30 साल हो चुका है आकर, 30 या 35 साल हो चुका है। तो अब क्या है ना, तो यूएस को एक अल्टरनेट लाइन मेंटेन करने की भी एक चांस मिलती है। तो शायद वो कुछ प्रॉफिट शेयरिंग उसमें करेंगे। तो ये सब अच्छी चीजें हैं। इससे क्या होने वाला है, भारत चीन से एक स्टेप आगे निकलेगा, क्योंकि भारत के पास इंजन टेक्नोलॉजी रहेगी जो चीन के पास आज भी नहीं है। इसके बावजूद कि चीन आज रूस को दाना दे रहा है, बाकी सब मटेरियल्स वो खुद दे रहा है अपने उसकी जो वॉर एफर्ट में चल रहा है यूक्रेन के साथ। तो इसके बावजूद चीन अपना खुद का इंजन नहीं बना सका। तो ये एक भारत को एक स्टेप आगे जाएगा। तो इससे एक अच्छी चीज है। बट ये एक ही सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूं। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। और माना जाता है कि राजनाथ सिंह जी भी वहां जाकर कुछ कागजात साइन करेंगे शायद 1-2 हफ्ते के बाद। तो जब ये बन जाएगा तो भारत को एक टेक्नोलॉजी आएगा, और इससे एक बड़ी एक स्टेप अप होगी भारत की टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी। थैंक यू।
ये सर आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि जो टर्म्स मैंने भी पढ़े थे और मुझे पूरा यकीन है जो अखबार मैंने पढ़े हैं, वो कई जो वीडियो इस वक्त देख रहे होंगे हमारे दर्शक, उन्होंने भी वही पढ़ा होगा। आपने जिस तरह से क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को इलैबोरेट किया है और साथ ही डिफेंस के क्षेत्र में जिन करार की बात की जा रही थी, आपने खुद ही से उनको भी ऐड किया है। बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है उससे वो हमारे दर्शकों को भी मिली होगी और मुझे भी मिली है। डिफेंस में अभी आपने F-16 का जिक्र किया, मैं आपसे एक फॉलो अप क्वेश्चन उस पर चाह रही थी, ये देखते हुए कि ऑलरेडी F-35 है, F-16 भारत की कितनी मदद कर सकते हैं, और ये देखते हुए कि अमेरिका पाकिस्तान को भी पहले F-16 दे चुका है। देखिए, अपना खुद का बनाना F-16 थोड़ी सी फर्क है। F-16 यूएस पाकिस्तान को एक शर्त पर दिया था। वो शर्त ये था कि वो F-16 को लेकर हमला नहीं कर सकता, अपने आप को डिफेंड कर सकता है। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। और इसने जब अभिनंदन का एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया था F-16 के जरिए, वो एक हमलावर माना जाता था। उसके बाद यूएस ने जाकर पूरे F-16 को ग्राउंड किया और उसका जो सॉफ्टवेयर स्विच है उसका कंट्रोल ले लिया है। यानी कि अब पाकिस्तान को यूएस के परमिशन के बिना F-16 को हवा में उड़ा नहीं जा सकता, ये मेरा मानना है। क्योंकि अब देखिए स्टेप्स होते हैं उसके बाद जो हुआ, उसके वो जब वो फ्लाइट हुआ और लैंड क्रैश हुआ, उसके बाद जो स्टेप्स लिए थे यूएस ने, तो ये मेरा मानना है कि इसने ये किया कि हम आपसे स्विच ले लेंगे हाथ से, आपको हमसे परमिशन लेना पड़ेगा फ्लाई करने के लिए। लेकिन जब F-16 जो भारत में बन रहा है वो अलग एप्लीकेशन है। तेजस के अंदर आप वो इंजन डालेंगे तो वो एक उसकी शेप अलग है, इट्स नॉट F-16। F-16 के लिए आप भारत को जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि अगर आप पीछे जाकर देखेंगे 1971 में भारत की मिग इतनी जल्दी पाकिस्तान के एयरप्लेन्स के अंदर उसके चक्कर मारती थी कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि कहां निशाना ताने। और 72 घंटों में यानी 3 दिन में उनकी पूरी एयरफोर्स खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स 72 घंटे में खत्म हो चुकी थी और पूरा वॉर 3 दिन में पूरा खत्म। क्योंकि तीसरे दिन भारत ने क्या किया, पाकिस्तान ने भारत का एक सबमरीन को डुबाया, सबमरीन या शिप को, नेवी का शिप को डुबाया। तो उसके बाद भारत ने क्या किया, कराची पोर्ट को ब्लॉकेट किया। ब्लॉकेट जब होता है तो अंदर बाहर कोई अंदर नहीं जा सकता, बाहर नहीं आ सकता। उसके बाद उसने क्या किया, कराची के अंदर एक रिफाइनरी थी, पेट्रोल की रिफाइनरी थी, पूरा रिफाइनरीज को जला दिया भारत ने। तब ये हुआ तो उसके बाद उनके पास टैंकों में चलाने के लिए या प्लेन्स चलाने के लिए पेट्रोल था ही नहीं। तो 3 दिन में, इवन दो जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर 16 दिन चला, 3 दिन में वेस्टर्न फ्रंट में पूरा बंद हो चुका था। तो इस तरह से भारत ने काफी अब भारत ये क्या कहते हैं ना, अक्लमंद को इशारा काफी है। तो आप अगर अच्छा एक टेक्नोलॉजी देंगे तो भारत उसे लेकर बहुत आगे जा सकता है। जिस तरह से ब्रह्मोस को किया है, ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर था भारत और रूस का, ब्रह्मपुत्र और मास्कवा एक रिवर है, इन दोनों का नाम को जोड़कर ब्रह्मोस बना था। तो भारत की जो ब्रह्मोस इंप्लीमेंटेशन है, ये माना जाता है कि ये रूस के इंप्लीमेंटेशन से कहीं आगे है, क्योंकि आजकल माक 5 यानी कि साउंड्स के 5 गुना स्पीड पे चलने वाली ब्रह्मोस हमने टेस्ट किया है, 5x। तो ये अब जब ये स्पीड 7x होती है तो हाइपरसोनिक बनती है। तो माना जाता है कि भारत शीघ्र ही ये भी डेवलप कर देगा। तो अब देखना है कि हमको अब जब समझो चीन के साथ एक बड़ा युद्ध होगा तो आपको हर चीज को देखना पड़ेगा, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है। तो इस तरह से जो पैरिटी जो बन रही ना, तो उसमें एक चीज जो थी, भारत चीन से आगे निकल सकती है और वो है F-16 की वो जो इंजन टेक्नोलॉजी। तो ये मेरा मानना है कि इसके थोड़ा एज जाएगा भारत को। इसका मतलब ये नहीं कि भारत जीतेगा, तो वो अलग बात है। आप देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये वार बनता है, किस तरह से ये युद्ध बनेगा, वो तो हम आगे जाकर ही देख सकते हैं।
इंटरेस्टिंग तरीके से सर आपने समझाया है और मुझे पूरा यकीन है जो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, और मुझे खुद भी ये फीलिंग आ रही है कि वॉर और जो डिफेंस इक्विपमेंट और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है, आपने इतनी सरलता और स्पष्टता के साथ बताई है कि अगली बार जब वो इन चीज़ों का ज़िक्र किसी रिपोर्ट में पढ़ेंगे तो उनके एकदम ज़हन से के सामने वो नज़रों के सामने वो पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी जो भी आपने ड्रॉ की है। प्रधानमंत्री की इस यूएस विजिट पर अगर मैं स्पेसिफिकली वापस कंसंट्रेट करूं तो अगर दोनों लीडर्स की बात करें, प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, दोनों के बीच हमने कई तस्वीरें देखी हैं। हमने ये देखा कि कैसे प्रेसिडेंट जो बाइडेन जब वो आए थे, डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने रिप्लेस किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा अच्छा दोस्त वो बताते थे। लेकिन जो बाइडेन के साथ जो प्राइम मिनिस्टर की केमिस्ट्री आपको दिखाई देती है, उसमें क्या आपको कुछ स्ट्राइकिंग लगता है? या फिर इसे माना जाए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देखती है। जो बाइडेन ये समझते हैं कि इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इंडिया बिगेस्ट मार्केट है, तो इसको तो साथ लेकर ही चलना पड़ेगा भारत को। ये क्या है? देखिए, मेरा मानना ये है, आज का समय बोल रहा हूं मैं, मेरा ये मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स को भारत की ज्यादा जरूरत है। आप पूछेंगे क्यों? मैं बोलता हूं ये क्यों। कोविड के बाद भारत की जो ग्रोथ रही है वो बहुत ही आश्चर्यजनक रही है। और यूएस में एक प्रॉब्लम क्या है, यूएस के अंदर काम है लेकिन काम करने वाले नहीं हैं। समझ रहे हैं ना आप? करने वाले क्यों नहीं है? इसलिए कि कई स्पेशलिस्ट जो है कोविड में गुजर गए। दूसरी चीज ये कि यूएस ने इतना लोगों को, जो मिडिल क्लास खास करके मध्य वर्ग के लोगों को इतने हमने इनको हेल्प किया, मदद की, यानी बिल्कुल कैश बांटना शुरू किया कि अब बहुत से लोग कहेंगे मैं क्यों काम करूं, मेरे पास अच्छा काम आ रहा, खासा पैसा आ रहा है। अब ये एक नाली है जो आपको खोलते हैं तो उसको आप आसानी से बंद नहीं कर सकते, ये तो आप जानते हैं। तो यही प्रॉब्लम यहां पर भी आ गया है। तो लोग हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन उनको घर में पैसा आ रहा है तो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन काम तो बनना ही पड़ेगा क्योंकि चीन से अमेरिका सेपरेट होने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या करें? तो इसका सुलझना क्या होता है? इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यह है कि यूएस और इंडिया, ये माना जाता है ये भी पीछे हो रहा है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं कि एक कुछ फ्री लेबर अग्रीमेंट भी करेंगे। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, भारत के कर्मचारी को अगर यूएस में आकर काम करना हो तो H1 वीजा की जरूरत होती है। इसकी बहुत ही बड़ी लाइन है, इसके कोटाज हैं वगैरह वगैरह। ये सबको बाईपास कर कुछ और तरीके से लेबर शेयरिंग, यानी वर्क वीजा मिलेगा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ऐसा कुछ एक नया वीजा का सिस्टम ले आ सकते हैं जिससे कि आप इमीडिएटली टेक्नोलॉजी को, लोगों को वहां से यहाँ ले आ सकते हैं, काम कर सकते हैं और वापस जा सकते हैं 3-4 साल के कॉन्ट्रैक्ट की तरह। तो इस तरह से, यानी कि उसमें शायद मेरा ये मानना है कि शायद वो ग्रीन कार्ड का रूट नहीं मिलेगा, वो यहाँ पर परमानेंटली नहीं रह सकते, लेकिन 3-4 साल के लिए यहाँ काम करके वापस जा सकते हैं। लेकिन ऐसे जो करेंगे लोग, उनकी जो मार्केटेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि स्वीडन ने फरवरी में एक नया लॉ पास किया है जिसमें भारत के जो हाई स्किल्ड लेबर है उनको काफी जॉब्स मिलेंगे स्वीडन में भी। और स्वीडन 5 साल में आपको ग्रीन कार्ड दे रहा है। समझ रहे हैं ना आप? जो स्किल सेट जो होती है एक ही होती है। अगर आप अपने काम में अच्छा हैं तो आपको कई ऐसे मौके मिलेंगे। यूके के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में माना जाता है कि इसी तरह की एक लेबर के एग्रीमेंट हो रही है। तो भारत बहुत ही बिजी है क्योंकि भारत की जो आम आबादी की जो एज है वो कुछ 25 या 27 साल की है, और कोई भी देश इतना यंग नहीं है। इवन यूएस 35 है, 35 और 33 है। तो जब वो इतनी यंग पॉपुलेशन है तो ये इससे बहुत हासिल कर सकते हैं। इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इसकी पूरी तरह से एक एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मोदी जी। अच्छी बात है, ताकि आपको जो अच्छे जॉब्स हैं, हाई पेइंग जॉब्स हैं, वो मिलेंगे भारत के वासियों को, और जाकर 3-4 साल रहकर आएंगे। पहले ये सब चीज गल्फ में जाकर करते थे। अब क्या है कि थोड़ा और टेक्नोलॉजी ऊपर जा रहा है और भी अच्छे जॉब्स मिलेंगे। तो गल्फ का तो चलता ही रहेगा। आप तो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हैं उन डॉक्टरों को, इंजीनियरों को भी वापस भेजा जा रहा है सऊदी अरेबिया से, यूएई से, क्योंकि इनसे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गए उनके लिए।
कभी सोच में ना थोड़ी सी एक क्या सटक गया बोलते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी एक इट्स रॉन्ग। तो एनीवे, तो ये सब हो रहा है। तो अब कितना इससे एक्चुअल इम्पैक्ट रहेगा, इलेक्शंस के लिए तो नहीं रहेगा, लेकिन माहौल अच्छा बनेगा कि भाई भारत को लोग सब, भारत की जो रिसोर्सेस है उसको लोग यूज करने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, आपने जैसे बताया कि जो हाई स्किल जॉब्स होंगे, वो हो सकता है वहाँ पर यूएस में वीज़ा को लेकर बात हो। थोड़ी देर पहले मैं डिबेट ही कर रही थी टीवी पर और वहाँ पर ये वीज़ा का जो मुद्दा था, जैसे किसी पैनलिस्ट ने कहा कि इस वक़्त अगर आप यूएस के वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगी, तो आपको 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जब प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो इस मुद्दे को उठाएँगे। तो आपको लगता है कि ये जो वीज़ा के इश्यूज़ हैं, चाहे वो स्किल्ड जॉब्स हों, हाइली स्किल्ड जॉब्स हों या अदरवाइज भी जो वीजा को लेकर चैलेंजेस आ रहे हो खासतौर पर इंडियंस के सामने यूएस का वीजा हासिल करने के लिए, क्या वो प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी लिस्ट में होगा या आपको लगता है कि जस्ट वन ऑफ जिसे कहते हैं एक साइड नहीं, सब्जेक्ट? ये छोटे लेवल पर ये सब काम चलेगा। मेरा मानना है कि प्रायोरिटी जो होगी ये डायरेक्शन, कि भाई हम्म हम आपके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आपके साझेदारी कर सकते हैं। इस तरह की एक विजन स्टेटमेंट आएगी बाइडेन और मोदी जी के साथ। तो उस वो एक डायरेक्शन देगी। उसके बाद जैसा मैं कह रहा था कि राजनाथ सिंह शायद आएंगे और थोड़े हम्म और डिटेल एग्रीमेंट साइन होंगे, तो छोटे 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 चीजों इससे और भी बढ़ेगी। और एक मैं आपको बताना भूल गया, हम्म, क्वाड तो आप जानते हैं, QUAD जी 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 क्वाड या ग्रुपिंग ना। तो क्वाड में एक टेक्नोलॉजी ग्रुप भी बनी है। वो क्वाड टेक्नोलॉजी ग्रुप का क्या मिशन है, वो उसका मिशन ये है कि क्या क्या क्वाड की जो जरूरतें बनेंगी अब 5 साल 10 साल में, तो इसको पूरी करने के लिए किस तरह से अपने वो चार मेंबर्स काम कर सकते हैं। तो अभी उसकी लीडरशिप दे रहे हैं कल्पेश मेहता, जिसका नाम काल मेहता भी कहते हैं, KARL मेहता। और वो बहुत ही बिजी हैं आजकल, वो पर्यटन कर रहे हैं पूरे 4 देशों का, यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस इंडिया एंड चौथा मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा देश है। आई थिंक चौथा छोड़िए, क्वाड यूएस ग्रुपिंग तो हम हाँ, यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान एंड इंडिया। इंडिया 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 तो भूल गया, हाँ, ये क्वाड है। तो ये भी एक चार काम चार जहां पर टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को डिफाइन करेंगे, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या और कुछ हो, जिसके साथ कहेंगे कि ये चीज की जो स्पेशलिटी है, ये इसको हम डेवलप करेंगे इंडिया में। तो बहुत सी चीजें बन रही हैं, यानी कि पीछे हैं। अब किचन में बहुत दाल वाल सब बन रहा है। अभी फाइनल प्रोडक्ट आएगा, थोड़े ही दिनों में आएगा। तो इसकी जो दिशा है, विजन है, वो शायद मोदी जी अब साइन करेंगे। अभी मेरा ये मानना है कि ये जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है अमेरिका में, वो समझती है कि 2024 में वापस मोदी जी आएंगे। आपको ये भी समझना होगा कि अगर वो इनके पास वो धैर्य नहीं था, तो इतना इलेक्शन के आगे इतने डील साइन नहीं करेगा अमेरिका। समझ रहे हैं ना आप आदित्य जी? जी 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 रीडिंग द लाइंस कह रहा हूं मैं। तो वो भी मानते हैं कि मोदी जी वापस आने वाले हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। मैं आपसे मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर का जो शेड्यूल है वहाँ पर, उसमें वो योगा डे यूएनएचक्यू में मनाने वाले हैं न्यूयॉर्क में। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपसे कहा स्टेट विजिट है, पहले ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि इस तरह से जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस दूसरी बार एड्रेस करने जा रहे हैं। तो बहुत सारा पॉम्प एंड सिंबलिज्म है। क्या ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, इसे कैसे देखने की जरूरत है? ये सम्मान इंडिया एज अ स्टेट है, ये सम्मान प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए है, या ये सम्मान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए है? हाउ शुड दिस बी सीन एज? नहीं, एक्चुअली चौथा भी एक मैं ऑप्शन दूंगा मैं अच्छा। आपको। ये सम्मान सनातन धर्म को है। ओ वाओ। मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों। श्योर। क्या आप क्या आप जानते हैं योगा के पहले टीचर कौन थे? शिव जी थे। आदि योगी उनका नाम है, आदि योगी आदि पहला, योगी। वो एक। और पहले शिष्य, पहले उसके स्टूडेंट्स कौन थे? सप्तऋषि, जिसमें पतंजलि एक थे। तो शायद उन्होंने विभाग दिया कि देखिए आप इसको लेकर आगे बढ़िए। तो पतंजलि ने आयुर्वेदा को वो योगा को डेवलप किया था। तो जब हर मनुष्य योगा का प्रयोग करते हैं, योगा जो करते हैं, तो वो
ऐसे मानसिकता से थोड़े थोड़े हल्के हल्के सनातनी बनते हैं, क्योंकि इसमें देखिए आपको क्या होता है, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है। आपको अगर ओवर सिंप्लीफाई करेंगे योगा को तो किस तरह से ब्रीदिंग किए जा सकते हैं, लेकिन जब आप ब्रीदिंग पर कंट्रोल पाते हैं तो आपको क्या होती है, आपकी क्लैरिटी बढ़ती है माइंड में कि मेरे सामने क्या समस्या खड़ा है, उसको मैं किस तरह से इसको सॉल्व करूं, सुलझाऊं। तो ये एक फंडामेंटल थिंकिंग की जो बदलाव ला रही है योगा, तो ये एक सनातन धर्म की जीत है। अब देखिए अमेरिका में 10 में से 1 व्यक्ति आज योगा प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि 10 में से 1 सनातनी है। ये हिंदू नहीं है, हिंदू सिर्फ 1% है। अमेरिका की पॉपुलेशन में हिंदू सिर्फ 1% है, लेकिन 10% योगा प्रैक्टिस करते हैं। तो ये लोग अपने स्वभाव से, अपनी सोच से सनातनी बन रहे हैं। तो ये एक, जब मोदी जी ने पहले, शायद मैं समझता हूं कि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने योगा को फ्रंट एंड सेंटर लगाया कि भाई ये योगा बहुत ही अच्छी चीज है। तो उनको ये विजन था कि अगर हम योगा को प्रमोट करेंगे, यानी उसके पीछे इनका नाम लगाएंगे, तो इससे शायद एक मैसेज जाएगी। अब देखिए इंटरनेशनल योगा डे में देखिए आप पिक्चर्स आएंगे, आपको पूरे विश्व में सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सनातन धर्म विश्व को दे सकता है एक डायरेक्शन कि किस तरह से आप अपने अतराफ जो ब्रह्मांड है उसके साथ आप मिलकर रह सकते हैं। यानी एक बहुत ही एक सिंपल ये है ना, वसुधैव कुटुंबकम, और एक यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो मैं हूं ब्रह्मांड भी वही है। तो एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट कहकर वो क्रिश्चियनिटी में आती है, लेकिन वो पूरा इट डजंट कैप्चर द फुल एसेंस जितना सनातन धर्म करता। तो बात घूम फिर के यही आती है कि सनातन धर्म की ये जीत है। एक तरह से जो सनातन धर्म को भारत का एक गिफ्ट माना जाता है विश्व के लिए, तो इस तरह से एक आप प्यार से जीत रहे हैं विश्व को, भारत प्यार से जीत रहा है, प्रेम से। और वो एक चीज जो है मोदी जी सामने ले आ रहे हैं, जिसका शायद लोग समझते नहीं है उतना, बट दैट इज द इंटेंट देयर। आपने एक्चुअली व्हाट अ कोइंसिडेंस कि आपने ये सनातन का जिक्र किया, और मेरा जो आपसे लास्ट क्वेश्चन था उसी से कनेक्टेड था कि एक तरफ आप सनातन के बढ़ते प्रभाव की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं सर कि एक लेफ्ट लीनिंग सिस्टम है यूएस में, जो टाइम टू टाइम आकर इंडिया को अटैक करता है। कभी ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, कभी माइनॉरिटीज खतरे में है, माइनॉरिटीज डरे हुए हैं, भारत में जीनोसाइड होने जा रहा है मुस्लिम्स का, तरह तरह की बातें हम देखते और सुनते हैं। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी भी आए थे, उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी को लेकर चिंताएं यूएस में बैठकर जाहिर की। हालांकि उस पर एक बड़ी बहस रही कि उन्हें यूएस में जाकर ये बोलने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये जो फोकस्ड रहता है, ये जो भारत में एक ये कहा जाता है हिंदू टेरर को लेकर एक नैरेटिव गढ़ना या बुनना, जो कि ग्राउंड पर लेफ्ट लीनिंग इकोसिस्टम जो है वो करता है, उसको कैसे डिसमेंटल किया जा सकता है? इसके लिए आपको आंकड़ों की जरूरत है। आपको आंकड़ों से बताना पड़ेगा कि ये सच नहीं है, और ये काम हुआ है। प्यू रिसर्च ने एक बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडी की है, जहां पर उन्होंने भारत के मुसलमानों से पूछा कि क्या आप भारत में रहकर संतुष्ट हैं? डू यू नो द आंसर टू दैट? 95%, 95% लोगों ने कहा कि हम बहुत सुख हैं भारत में। ये अभी हाल ही में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, अभी का रिपोर्ट है, सिर्फ 2% ने कहा कि हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, सिर्फ 2% तो थे। वो तो रहेंगे ही, आई मीन कितने लोगों की अभी। एग्जैक्टली। तो और अब मैंने वो और आप इसको किसको थोड़ा सा, सुनेंगे आप? तो जी किसको जी, और सुनेंगे, मैं 95 को या 2% को? हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग है। और इनफैक्ट अगर मैं गलत हूं तो श्री से मुझे ठीक कीजिएगा, शायद 84% या 86% अफ्रीकन अमेरिकन थे जिन्होंने अमेरिका में रहने को लेकर चिंता जाहिर की थी। वेरएज इंडिया में मुस्लिम्स ये कह रहे हैं 90, अगर 2% से मैं जाऊं तो 98% ये कह रहे हैं कि दे फील सेफ इन इंडिया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर है, और उस नैरेटिव को, लेफ्ट लीनिंग नैरेटिव को खुद ही डिसमेंटल भी करता है। बिल्कुल। देखिए मैं आपको सिर्फ एक ही उदाहरण दे रहा हूं, मैं आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। भारत से जो मुसलमान
पाकिस्तान गए थे, उनको आज भी 70-75 साल के बाद भी उनको मुहाजिर कहा जाता है, रेफ्यूजीज। अब 4 पूसे आ गए हैं, 4 जनरेशंस आ गए हैं, फिर भी उनको मुहाजिरी कहा जाता है। आप देखेंगे अगर कराची में जाकर, जहां पर इनकी ज्यादा आबादी है, तो घिट्टोस की तरह जीते हैं वो लोग, यानी बाहर नहीं आ सकते, वो एक डिस्क्रिमिनेशन होती है। लेकिन पाकिस्तान में रहे हिंदुओं को यहाँ पर हमने खुलेआम हाथ ओपन आर्म्स हमने उनको वेलकम किया। आज देखिए कितने लोग कितना सक्सेसफुल हैं, जिस तरह से सिंधी हिंदूज हैं या पंजाबीज हैं, जो सिख्स हैं, जो आए थे वहां से, कितना उन्होंने सफलता प्राप्त हासिल किया। यहाँ पर मनमोहन सिंह जी खुद पाकिस्तान से आए हैं, जो प्रधानमंत्री बने थे, मनमोहन सिंह जी खुद। सो ये जो है, भारत का मुसलमान भी जानता है, जब वहां पर जाकर देखकर आता है तो जावेद अख्तर जी ने एक बार कहा था, एक बार जाकर 1 हफ्ता वहां रहकर फिर वापस आओ तो यहाँ आकर आप जमी को चूमोगे, क्योंकि मेरे पास इतना यहाँ पर फ्रीडम है। तो ये वास्तविकता वो जानते हैं। लेकिन क्या है ना, उनके रिलीजन में भी थोड़े लोग ऐसे वैसे हैं जो बोलते हैं मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। जब ये मंशा बदलेगी कि मैं यहाँ पर जितना भी सबको मिल रहा है वो भी वही मुझे भी मिल रहा है, और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। अब 80 करोड़ लोगों को फ्री दाना, 5 किलो फ्री ग्रोसरीज सब दे रहे हैं, राइस, व्हीट, सब चीज दे रहे हैं ना, मोदी सरकार दे रही है। क्या पूछ रहे हैं कि आप कौन से मजहब के हैं? सबको तो मिल रहा है वो। तो फिर कहां की डिस्क्रिमिनेशन, कहां की जेनोसाइड? ये सब बकवास है। ये इल्हान उमर एक चुड़ैल, विच शी इज, पूरा सर में घूस खड़ा हुआ है, और वो खुद ने अपने सगे भाई से शादी किया। उसने इमिग्रेशन के कई वायलेशंस किए हैं उसने, लेकिन उसको अभी तक यहाँ की FBI पकड़ नहीं रही है। उसके पास पूरा आधार है, सबूत है। तो इसके बातों पर नहीं आना चाहिए। लेकिन ये पैसे लेकर कुछ भी बोलेंगे अदिति जी। आजकल ना हमारे पॉलिटिशियन जो US में हैं, ये भी बिके हुए हैं। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। पर आपने बहुत डिटेल में सारे मुद्दे को एक्सप्लेन किया है श्री अय्यर सर, और मैं ये रियली अप्रिशिएट करती हूँ। और ये देखते हुए भी कि इस पूरे कॉन्वर्सेशन में, और एक बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन है कि शायद मैं इंग्लिश पर स्विच कर गई, लेकिन आपने जिस तरह से शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हुए पूरे विषय का विश्लेषण किया है, आज के बाद से यू हैव अ फैन इन मी, आई हैव देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ, एक फैन है मेरे अंदर, और मुझे ये कहने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं है। तो जो इस वीडियो को देखेंगे वो श्री अय्यर सर के ज्ञान से भी प्रभावित होंगे और आपकी हिंदी से भी प्रभावित होंगे, इस बात का मुझे पूरा पूरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आभार भी कि इतनी सरल, इतनी स्पष्ट और इतनी शुद्ध हिंदी में आपने इस मुद्दे को, इस पूरे सब्जेक्ट को, विषय को समझाया है, इसका विश्लेषण किया है। नमस्कार। थैंक यू सो मच। सब महादेव की कृपा है, और थैंक यू वंस अगेन।